हाय स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का अपना लास्ट चैप्टर दैट इज रेडियो एक्टिविटी। ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है। तो चलो शुरू करते हैं अभी इस चैप्टर को। तो यहाँ पे इस चैप्टर का सिलेबस है ये, मतलब इतनी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो चलो एक एक करके यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में दैट इज एटम एंड इट्स न्यूक्लियस। तो ये तो बेसिक सी चीज है, ये तुम पढ़ते आ रहे हो ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस से। एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सेंटर में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारे होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड बाहर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहे होते हैं इस तरह, राइट। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में हम बार बार यूज करेंगे एंड इसके ऊपर क्वेश्चंस भी तुम्हारे एग्जाम में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है दैट एटॉमिक नंबर जो कि Z से हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या होता है, ये तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है दैट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कहो या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहो, दोनों ही क्या बताते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। फिर इसके बाद अगला आ जाता है मास नंबर। मास नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि टोटल जो न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों मिला के जो नंबर आता है उसको बोला जाता है मास नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर होता है 12। तो इस तरह हम एलिमेंट का नोटेशन लिखते हैं, एलिमेंट लिख देते हैं, ऊपर हमेशा मास नंबर रहता है, नीचे एटॉमिक नंबर रहता है। हमेशा ये डबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे तुम्हारा सोडियम के केस में एटॉमिक नंबर तो होता है 11 लेकिन मास नंबर 22 नहीं होता, 23 होता है। तो ये कुछ चीजें हैं तुम्हें यहाँ पे पता होनी चाहिए। चलो बढ़ते हैं अभी आगे रेडियो एक्टिविटी की तरफ। अब देखो होता क्या है कि जो छोटे एटम्स होते हैं, छोटे एटम्स, छोटी चीजें बहुत ज्यादा स्टेबल होती हैं। जैसे तुम छोटी सी इमारत बनाओगे, छोटी सी बिल्डिंग बनाओगे, वो काफी स्टेबल होगी, नहीं गिरेगी वो। लेकिन जैसे जैसे बिल्डिंग का साइज बड़ा होता जाता है, उसी तरह जैसे जैसे एटम का साइज बड़ा होता जाता है, बड़ा एटम होगा तो वो उतना ही अनस्टेबल हो जाता है कहीं ना कहीं, और वो ब्रेक कर जाता है आसानी से। तो जो बड़े एटम्स होते हैं, दिक्कत उन्हीं के साथ होती है। जब एटम्स बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं तब कुछ उसमें से, सारे के सारे नहीं बट कुछ उसमें से, सम ऑफ देम बिकम अनस्टेबल, और यहीं पे दिक्कत चालू हो जाती है। जब एटम हमारा अनस्टेबल हो जाएगा, एटम हमारा अनस्टेबल हो जाएगा तब वो टूटने लगता है इस तरह। ठीक है, एटम बेसिकली अनस्टेबल होकर बिखरने लगता है, बिखर जाता है। जैसे बिल्डिंग ही ध्वस्त हो जाती है, बिल्डिंग गिर जाती है या निस्तेनाबूद हो जाती है पूरी पूरी। पुरानी बिल्डिंग्स कभी कभी देखा होगा तुमने न्यूज में, पुरानी बिल्डिंग थी, ढह गई पूरी और काफी नुकसान हो जाता है उससे। तो यही चीज एटम्स के साथ भी होती है। एटम जब अनस्टेबल होते हैं वो ब्रेक करते हैं या डिसइंटीग्रेट करते हैं, एंड जब एटम डिसइंटीग्रेट करता है तो उसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके। ये जो होता है इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके। एंड रेडियो एक्टिव डीके में बेसिकली कई सारी चीजें होती हैं, उसके बारे में अब एक एक करके पढ़ते हैं। तो जब भी कोई एटम डिसइंटीग्रेट करता है वहां पे 3 टाइप के पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा अल्फा। अल्फा पार्टिकल देखो यहाँ पे बना है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का जो सेट होता है इकट्ठे, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। अच्छा, अगर अल्फा पार्टिकल को यहां से हम देखें तो इसके अंदर क्या क्या है, 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन का तो कोई भी चार्ज नहीं होता, दे आर न्यूट्रल, लेकिन प्रोटॉन हमारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, यानी कि अल्फा क्या होते हैं, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। अल्फा के बारे में हमें क्या पता लगा, दैट अल्फा विल बी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स बिकॉज इसके पास 2 प्रोटॉन है। तो ये हमारा अल्फा पार्टिकल हो गया। नेक्स्ट जो डिसइंटीग्रेशन के समय यहाँ पे पार्टिकल रिलीज होते हैं उनको बोलते हैं बीटा पार्टिकल। अब बीटा पार्टिकल यहाँ पे देखो बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ही हम बोलते हैं बीटा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है दैट इज नोन एज बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल का चार्ज क्या होगा, दैट विल बी नेगेटिव। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। तो 2 पार्टिकल हो गए, एक हमारा अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज और ये तुम्हारा 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। एक तुम्हारा हो गया बीटा पार्टिकल विच इज नेगेटिवली चार्ज और ये तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट लास्ट थर्ड टाइप का हमारा जो रेडिएशन होता है वो होता है गामा रेडिएशन। अब इसको मैं रेडिएशन क्यों कह रहा हूं, यहाँ पे एक चीज याद रखना, इट इज गामा रेडिएशन। ये कोई पार्टिकल नहीं होता, ये एक रेडिएशन है एंड यहाँ पे इसका कोई चार्ज नहीं होता, ना तो ये पॉजिटिव है ना तो ये नेगेटिव है, ये बस रेडिएशंस के फॉर्म में एमिट होती है। बस ये याद रखना कि गामा रेडिएशंस आर हाईली पावरफुल, सबसे ज्यादा एनर्जी इन्हीं में होती है और सबसे ज्यादा डीपली यही वाली रेज पेनिट्रेट कर जाती हैं और यही नुकसानदेह भी सबसे ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे, द सब्सटेंस विच डिसइंटीग्रेट और डीके बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो यहाँ पे ये एटम देख सकते हो इंटीग्रेट हो रहा है बेसिकली, तो इसमें बहुत सारे प्रोटॉन हैं, बहुत सारे न्यूट्रॉन हैं, तो किसी ये हाई एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का एटम है।
तो ऐसे एटम्स ही डिसइंटीग्रेट करते हैं ऑटोमेटिकली। तो जब एटम अपने आप डिसइंटीग्रेट करे, उसमें से ये तीनों पार्टिकल्स निकलने लगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। एंड इस रेडियो एक्टिविटी को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी एज अ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। तो ये स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप हो रहा है, हम नहीं इसमें कुछ कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक होता रहता है एंड इसमें तीनों पार्टिकल से रिलीज होते हैं। तो चलो एक एक करके यहाँ पे समझते हैं अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स के बारे में। और अब यहाँ एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इस तरह, जैसे मान लो यहाँ पे कहेगा कि हमने एक लेड बॉक्स ले लिया। अब लेड बॉक्स यहाँ पे बार बार इसलिए आएगा, ये तुम्हारा लेड बॉक्स है, दिस इज लेड बॉक्स। लेड का काम क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है रेडिएशंस को बाहर निकलने से। मतलब लेड कहीं ना कहीं सील बना देता है रेडिएशन के लिए, और रेडिएशन इससे बाहर नहीं निकल सकती। जहां जहां बंद है लेड से, वहां बाहर नहीं निकलेगी। जो ओपनिंग है ऊपर, बस यहीं से रेडिएशन निकल सकती है। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लेते हैं। मान लो हमने यूरेनियम ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो क्या करेगा, ये डिसइंटीग्रेट करेगा। डिसइंटीग्रेट होगा तो इसमें से कुछ पार्टिकल्स निकलेंगे। यहां से 3 तरह के पार्टिकल्स निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, 3 पार्टिकल्स निकलेंगे। यहां पे हम क्या करते हैं, इस तरफ लगा देते हैं पॉजिटिव प्लेट और इस तरफ लगा देते हैं निगेटिव प्लेट। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। इस तरफ हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया और कुछ नहीं किया, 2 तरफ तार लगा के सेल लगा देंगे। ये हमने 2 प्लेट्स इस तरह लगा दी हैं। नाउ यहाँ पे जो रेडिएशंस निकलेंगी उनके साथ क्या होगा, ये समझना, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे पहले निकलेगा, देखो अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल किधर जाएगा, सीधे जाएगा, इधर जाएगा कि इधर जाएगा, ये तुम ऐसे समझो अल्फा पार्टिकल था क्या। अल्फा पार्टिकल्स वर पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं अल्फा पार्टिकल्स। सो यहां पे तुम सोच सकते हो अल्फा है पॉजिटिव, तो ये जाएगा नेगेटिव की तरफ, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स विल बेंड टुवर्ड्स नेगेटिव। इधर ये होगा तुम्हारा अल्फा पार्टिकल्स का डायरेक्शन। अल्फा पार्टिकल नेगेटिव की तरफ जाएंगे बिकॉज ये खुद पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट बात करें बीटा की, तो बीटा पार्टिकल्स बहुत हल्के होते हैं और हाईली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब काफी तेजी से मूव करते हैं, लेकिन हल्के होते हैं इसके मुकाबले। ये भारी है और तुम्हारे बीटा पार्टिकल्स इसके मुकाबले इलेक्ट्रॉन है, काफी हल्के, उनका कोई मास ही नहीं है। तो बीटा पार्टिकल तुरंत डिफ्लेक्ट कर जाएंगे इधर, तो ये बीटा में डिफ्लेक्शन होगा बहुत ज्यादा, और ये डिफ्लेक्ट करेंगे टुवर्ड्स दी पॉजिटिव प्लेट। अब हो सकता है तुम्हारी बुक में पॉजिटिव प्लेट उधर बनी हो तो बीटा उधर जाते, ठीक है, मतलब पॉजिटिव की तरफ बीटा डिफ्लेक्ट करेंगे और अल्फा के मुकाबले ये ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेंगे। लास्ट यहां पे आ जाता है गामा। गामा में देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन बिकॉज गामा में कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो गामा रेडिएशंस अनडिफ्लेक्टेड सीधे सीधे निकल जाती हैं। तो ये होता है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। सो अभी नेक्स्ट केस हम मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब सेम काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेड बॉक्स के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल रख रहे हैं, लेकिन इस बार हमने इलेक्ट्रिकल प्लेट्स, मतलब कि इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं लगाई है, प्लेट्स लगा के यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हम यूज करेंगे ये वाली क्रॉस वाली। क्रॉस वाली का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, और यहाँ पे ये होगी इनवर्ड्स। कैसे भी तुम ले सकते हो, तुम आउटवर्ड वाली भी ले लोगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे काम होगा। सो बुक में भी तुम्हें यही वाला दिया हुआ है, इनवर्ड वाला। यहाँ पे ये हमारी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इसके लिए हम मैग्नेट रख देंगे, ठीक है। ये बन गया हमारा इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में ये जो रेडिएशंस होंगे, कौन सा रेडिएशन किधर जाएगा ये समझो। यहाँ पे बात करें अल्फा की, तो अल्फा का तुम्हारा डायरेक्शन किधर होगा, सोचो। अल्फा तुम्हारे होते हैं पॉजिटिव पार्टिकल्स, तो पॉजिटिव पार्टिकल्स जिधर भी मूव करेंगे तो करंट का डायरेक्शन उधर हो जाएगा। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, तुम भी ऐसे लेफ्ट हैंड बना लो। ये हो जाता है फोर्स, फील्ड और करंट। सबसे पहला फोर्स, फिर ये वाला फिंगर फील्ड और ये वाला फिंगर करंट, ठीक है, फोर्स फील्ड करंट। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन अल्फा पार्टिकल्स के डायरेक्शन में होगा। अल्फा पार्टिकल यहां से निकल के सीधे ऊपर जाएंगे, तो अल्फा पार्टिकल हो गए ऊपर, ठीक है। और फील्ड का डायरेक्शन, ये वाला फिंगर फील्ड जाएगा अंदर की तरफ, बिकॉज फील्ड हमारी इनवर्स है, तो ये वाला फिंगर अंदर की तरफ जाएगा, करंट हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, तो थंब हमारा यानी कि फोर्स फिंगर किधर को पॉइंट करेगा, लेफ्ट साइड, तो फोर्स हमारा हो जाएगा इधर की तरफ। यानी कि जो हमारा अल्फा पार्टिकल है वो जाएगा इस तरफ, ठीक है। अल्फा पार्टिकल जाएगा इस तरफ, ये अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा पार्टिकल हमारा इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा टुवर्ड्स द लेफ्ट। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड रूल लगाया। देखो करंट का डायरेक्शन ऊपर, अल्फा पार्टिकल के डायरेक्शन है, बिकॉज ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। फील्ड अंदर की तरफ, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। ये हो जाएगा अल्फा का मोमेंट। बात करें बीटा की, तो बीटा में कॉमन सेंस है, वो ऑपोजिटली चार्ज है, वो इधर की तरफ जाएगा, बिकॉज जो बीटा का तुम्हारा
साइन होता है, मतलब चार्ज होता है, वो होता है नेगेटिव। तो जिधर बीटा जा रहा है उसके अगेंस्ट तुम चार्ज लोगे एंड वही चीज है उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा फील्ड अंदर की तरफ, करंट नीचे को मानोगे तो इस पे फोर्स लगेगा टुवर्ड्स राइट। तो बीटा पार्टिकल तुम्हारे जाएंगे इधर की तरफ और अगेन ये जल्दी डिफ्लेक्ट करेंगे बिकॉज ये हल्के होते हैं, तो बीटा का डिफ्लेक्शन को ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट तुम्हारा गामा सीधा अनडिफ्लेक्टेड ऊपर ऐसे निकल जाएगा। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। आई होप ये चीज समझ में आई होगी तुम लोग को। कहीं पे कोई डाउट हो वीडियो को थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करके फिर से देख लो, ये चीज समझ जाओगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। और अगर हाँ तुम्हें लेफ्ट हैंड रूल में कोई दिक्कत है तो उसके लिए मैंने एक और वीडियो बना के रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर, उसके अंदर मैंने सारे के सारे लॉ एक्सप्लेन किए अच्छे से, उसको भी जाके तुम देख सकते हो अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो। चलो नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं इनके पेनिट्रेशन पावर की। अल्फा, बीटा और गामा, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एबिलिटी होती है तुम्हारी अल्फा में। आयोनाइजेशन एबिलिटी सबसे ज्यादा होगी अल्फा में, यहाँ पे सबसे ज्यादा आयोनाइजिंग पावर इसमें होती है। फिर उससे कम बीटा में, सबसे कम गामा में। बात करें पेनिट्रेशन पावर की या फिर सबसे ज्यादा पावर किसमें होती है, सो पेनिट्रेटिंग पावर तुम्हारी होती है सबसे ज्यादा गामा में। यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईली पेनिट्रेटिव पावर तुम्हारी होती है गामा में। ये बहुत ज्यादा दीवार पार करके आगे निकल जाएंगी। तो यहाँ पे तुम अल्फा रे को तो पेपर से भी स्टॉप कर सकते हो। ये तुम्हारा अल्फा रे कैन बी स्टॉप्ड बाय ओनली पेपर रख दोगे अल्फा रे रुक जाएंगी। फिर उसके बाद बीटा रे की बात करें तो बीटा रे तुम्हारा थोड़ा ज्यादा पार कर जाती है पेपर वगैरह। बीटा रेस को रोकने के लिए यहाँ पे तुम्हें मेटल की एक मोटी चादर रखनी पड़ेगी तब जाके ये रुकेंगी। और वहीं पे गामा की बात करें तो गामा के लिए हमको लेड का यूज करना पड़ेगा, तब जाके गामा रेज रुकती हैं। ये पेपर को पार कर जाती हैं, एल्यूमिनियम को पार कर जाती हैं, मतलब मेटल को पार कर जाएंगी। इनको रोकने के लिए यहाँ पे हमें लेड का यूज करना पड़ता है। और बात करें बीटा की तो बीटा के लिए कोई भी मेटल प्लेट तुम यूज करोगे तब जाके बीटा रेडिएशंस रुकती हैं। सो ये होता है पेनिट्रेशन पावर गामा का सबसे ज्यादा होगा और आयोनाइजिंग पावर अल्फा का सबसे ज्यादा होगा। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा आता है तो ये चीज तुम्हें दिमाग में रखनी है। नाउ इसके बाद बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा है अफेक्ट ऑन एटॉमिक नंबर। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एग्जाम में इक्वेशन फॉर्म करने के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पे जब भी अल्फा पार्टिकल्स रिलीज होंगे, बीटा रिलीज होगा या गामा रिलीज होगा, सो एटॉमिक नंबर पे और मास नंबर पे क्या क्या असर पड़ता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अल्फा की बात करें तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर तुम्हारा 2 से डिक्रीज होगा बिकॉज 2 प्रोटॉन वहां से निकल जाते हैं। और मास नंबर तुम्हारा 4 से डिक्रीज होगा बिकॉज 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन वहां से रिलीज हो रहे हैं। फिर बीटा की बात करें तो यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे एक्चुअली एक चीज इंक्रीज हो जाती है क्योंकि यहाँ पे एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, यहाँ पे एक प्रोटॉन जुड़ जाता है। ऐसा होता है बीटा में। बीटा के केस में एक जो न्यूट्रॉन होता है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ प्रोटॉन एंड अ इलेक्ट्रॉन, और यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो एक प्रोटॉन तुम्हारा प्लस हो जाता है कहीं ना कहीं, है कि नहीं। तो इसीलिए एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1। बाकी मास नंबर में देयर इज नो चेंज बिकॉज एक न्यूट्रॉन तुम्हारा प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया तो दोनों का सम तो वही आएगा। तो मास नंबर कोई चेंज नहीं, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा बीटा के केस में। वहीं पे गामा की बात करें तो गामा कोई पार्टिकल तो होता नहीं है, वो तो रेडिएशन है। तो यहाँ पे देयर इज नो चेंज इन मास नंबर, ना तो एटॉमिक नंबर में कोई चेंज होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इसको करते हैं अभी। अ न्यूक्लियस 24Na11 इज बीटा रेडियो एक्टिव। ये तुम्हारा रेडियो एक्टिव आइसोटोप है Na का, ठीक है। नॉर्मली 23 होता है बट यहाँ पे ये आइसोटोप है 24 मास नंबर वाला, ये रेडियो एक्टिव होता है। नॉर्मल सोडियम रेडियो एक्टिव नहीं होता, ये तुम्हारा आइसोटोप है। सो यहाँ पे कह रहा है व्हाट आर दी नंबर्स 24 एंड 11 कॉल्ड, ये क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो ये Na है 24 इधर लिखा है, 11 नीचे लिखा है, ये क्या है, दिस इज मास नंबर, ये तो सबको पता होगा। और ये तुम्हारा क्या है, दिस इज दी एटॉमिक नंबर, ये तो बच्चों वाली चीज हो गई। फिर है राइट द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग बीटा डीके। अब इसमें हमें बीटा डीके दिखाना है तो ये हो जाएगा Na, यहाँ पे 11 इसका एटॉमिक नंबर, 24 इसका मास नंबर, तो बीटा डीके होगा, इसके अंदर से बीटा निकलेगा। बीटा का मतलब क्या है, इस तरह 0 बीटा -1, बीटा मतलब माइनस इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसमें से। तो यहाँ पे फाइनल इसमें क्या चेंजेस आएंगे, बीटा में हमने देखा था बीटा के केस में देयर विल बी एन इंक्रीज बाय 1 इन एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई चेंज नहीं। तो बस यही चीज कर दो, यहाँ पे मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, मास नंबर तुम्हारा 24 ही रहेगा 24, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है ये 1 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 12। यानी कि एटॉमिक नंबर बढ़ गया तो ये Na से बढ़ के क्या हो जाएगा, सोडियम, ये बन जाएगा मैग्नीशियम। तो यहाँ पे 12 एटॉमिक नंबर वाला ये बन जाएगा तुम्हारा Mg। ओके, ये चीज कॉमन सेंस तुम लगाओ, पीरियोडिक टेबल में 12 एटॉमिक नंबर पे क्या होता है, ये मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे चेंज। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये, यहाँ पे है अ सर्टेन न्यूक्लियस P हैज अ मास नंबर ऑफ 15 एंड एटॉमिक नंबर 7। ये दिया है
फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये तो सिंपल है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर हो जाएगा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर लो, 15 माइनस 7, ये आ जाएगा तुम्हारा 8। ठीक है, फिर आगे राइट द सिंबल फॉर द न्यूक्लियस P, तो न्यूक्लियस P के लिए सिंबल क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा, इसका मास नंबर तुम्हारा हो गया 15 और एटॉमिक नंबर तुम्हारा कितना है 7, तो ये तुम्हारा सिंबल हो गया इस तरह। फिर आगे क्या कह रहा है, द न्यूक्लियस P लूजेस, फर्स्ट पार्ट है 1 प्रोटॉन, तो जब ये एक प्रोटॉन लूज करेगा तब इसका इक्वेशन क्या बनेगा, देखते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा P, फर्स्ट पार्ट लिख रहे हैं P 7 15, इसमें से हमें एक प्रोटॉन निकालना है, तो एक प्रोटॉन निकालोगे तो वो आगे ही करोगे, यहाँ पे प्रोटॉन तुम्हारा निकलेगा 1p1, चार्ज भी 1 है और इसका साइज भी 1 है, इस तरह कह सकते हो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो P में यहाँ पे एक प्रोटॉन निकला है तो इसका एटॉमिक नंबर भी एक कम होगा और मास नंबर भी एक कम होगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा तुम्हारा 14, तो ये बन गया P का नया कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद सेकंड पार्ट में कह रहा है 1 बीटा पार्टिकल। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में जो बन के आया है इसमें से हमें बीटा पार्टिकल एक निकालना है, तो सेकंड में यहाँ पे करूंगा सेकंड पार्ट में इस वाले P में से जो ये फर्स्ट में बन के आया है इसमें से हमें एक बीटा पार्टिकल निकालना है। तो देखो ये है P 14 और ये बचा था 6 गिव्स, यहाँ पे बीटा पार्टिकल निकलेगा, तो बीटा पार्टिकल क्या होता है, ये हो जाएगा 0b-1। ठीक है, नीचे यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, ऊपर तुम्हें -1 चार्ज दिखाना है। यहाँ पे से क्या होगा, एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाएगा, मास नंबर सेम रहेगा, सो ये बचेगा हमारा P7 हो जाएगा और यहाँ पे 14 ये सेम रहेगा, तो बस ये चेंज हो गया। नेक्स्ट थर्ड देखो, थर्ड है 1 अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल इसमें से निकालना है जो यहाँ पे ये बन के आया है इसमें से, तो अल्फा पार्टिकल निकालोगे इसमें से क्या हो जाएगा, देखते हैं। ये हो जाएगा P14 7, एक अल्फा पार्टिकल इसमें से निकाला, ये हो गया अल्फा, यहाँ पे तुम्हारा 2 और 4 ये अल्फा पार्टिकल होता है, और यहाँ पे जब ये चेंजेस तुम इसमें करोगे एटॉमिक नंबर 2 कम कर दो, ये बचेगा तुम्हारा 5, और यहाँ पे मास नंबर 4 से कम कर दो, ये बचेगा 10, तो ये हमारे पास में फाइनल आ जाएगा P 10 और 5। नाउ आगे क्या है, राइट द सिंबल ऑफ द न्यूक्लियस इन ईच केस एंड एक्सप्रेस ईच चेंज बाय रिएक्शन, तो यहाँ पे हमने सबको देखो रिएक्शन के फॉर्म में बना दिया है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको देखते हैं। इसको करते हैं, एक बार इसको अपने आप से करने की कोशिश करो, बाद में यहाँ से चेक कर लेना। तो यहाँ पे है अ न्यूक्लियस AZX, मतलब यहाँ पे X तुम्हारा एक एटम है जिसका मास नंबर एटॉमिक नंबर इतना दिया हुआ है, एमिट्स 2 अल्फा पार्टिकल्स, 2 अल्फा निकल रहे हैं यहाँ से, एंड 1 बीटा पार्टिकल टू फॉर्म अ न्यूक्लियस, फाइनल वाला हमको दे रखा है। सो फाइंड द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ X, तो यहाँ पे हमें X का बताना है, मास नंबर एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो देखते हैं। ये हमारा X है, इसका हमें ये नहीं पता और ये भी नहीं पता, इसमें से क्या हो रहा है, 2 अल्फा निकल रहे हैं, 2 अल्फा, तो यहाँ पे समझो क्या हो रहा है, 2 अल्फा निकल रहे हैं। 2 अल्फा का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 अल्फा निकलता है तो 4 मास नंबर कम होता है और 2 एटॉमिक नंबर कम होता है, यानी कि यहाँ पे जो X है इसमें से A में 8 मास नंबर कम हो जाएगा, बिकॉज 2 अल्फा निकले हैं। 1 अल्फा निकलता है तो 4 कम होता है, 2 अल्फा पार्टिकल निकल गए हैं तो 4 करके 8 में यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर तुम्हारा 2 से कम होता है, तो यहाँ 2 अल्फा पार्टिकल है तो एटॉमिक नंबर तुम्हारा 4 से कम हो जाएगा। तो जब 2 अल्फा पार्टिकल निकले तो ये चेंज यहाँ पे हुआ है, ये तुमको दिमाग में रखना है। अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियस तुम्हारा फाइनल क्या बन के आ रहा है, ये जब एक और बीटा पार्टिकल भी इसमें से निकल रहा है, तो एक और बीटा पार्टिकल भी निकाल दो यहाँ से, -1 बीटा पार्टिकल, ये हो जाएगा -2 अल्फा पार्टिकल -1 बीटा पार्टिकल। तो यहाँ पे -1 बीटा पार्टिकल जब करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मास नंबर अब सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा X, ये बन रहा है तुम्हारा, मास नंबर रिमेन्स सेम A-8 एंड एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, यहाँ पे Z-4 + 1 हो जाएगा, ये बचेगा Z-3। एंड यही चीज तुमको फाइनली तो दे रखा है ना, ये 222 और यहाँ पे 85, यही चीज तो तुमको दे रखी है, यानी कि बाय कंपैरिजन यही चीज तो तुम्हें बताई गई है। तुम्हें फाइनल क्या मिल रहा है, R, और इसका ये तुमको दिया हुआ है फाइनल 222 और नीचे ये 85, तो बस इन दोनों को कंपेयर करके यहां से निकाल लो, इन दोनों को कंपेयर करके यहां से निकाल लो। तो बाय कंपेयरिंग यहां से देखो A-8 जो आएगा वो आएगा तुम्हारा 222, और यहां से तुम A का वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हो, 8 हो जाएगा प्लस कर दो, ये आ जाएगा 8 प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 230 आ गया है सीधे। और उसके बाद नीचे वाला कंपेयर कर लो Z-3 को 85 से, ये हो जाएगा Z-3 = 85, इससे निकाल लो, 3 इधर जाके ऐड कर दो, ये आ जाएगा Z = 88।
इस तरह हम इसको निकाल लेंगे। आई होप ये वाला क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। चलो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है ये क्वेश्चन नंबर 4। इसको देखते हैं। यूरेनियम न्यूक्लियस U-238 और 92 undergoes several disintegrations and ultimately decay to lead nucleus। ये फाइनली बन रहा है और ये शुरुआत का हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आर एमिटेड। तो कितने अल्फा बीटा पार्टिकल्स निकल रहे हैं ये हमको बताना है। तो सबसे पहले एक चीज देखो, यहाँ पे चेंज कितने का हो रहा है। यहाँ पे तुम्हारे पास में था यूरेनियम 238 और नीचे 92 एटॉमिक नंबर, इसको चेंज करना है हमें पीबी और यहाँ पे लेड में मतलब चेंज करना है और ये हो जाएगा तुम्हारा 206 और नीचे 82, इतना हमको चेंज करना है। तो पहले तो पता लगाओ यहाँ पे मास नंबर में कितना चेंज करना है और एटॉमिक नंबर में कितना चेंज करना है। तो यहाँ पे मास नंबर जो है, मास नंबर इट इज चेंजिंग बाय 238 माइनस 206, माइनस करो ये आ जाएगा तुम्हारा 32 से तुम्हें चेंज करना है। तो 32 चेंज करने के लिए कितने अल्फा तुमको निकालने पड़ेंगे, बिकॉज अल्फा पार्टिकल ही तुम्हारा मास नंबर चेंज करता है। तो एक अल्फा तुम्हारा चेंज करता है क्या, एक अल्फा में तुम्हारे 4 कम हो जाते हैं मास नंबर। तो यहाँ पे 32 को 4 से डिवाइड करो, देखो कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स तुमको निकालने पड़ेंगे। ये आ जाएगा 8 4 32, यानी कि तुम्हें 8 अल्फा पार्टिकल्स निकालने पड़ेंगे, तब जाके मास नंबर में इतना चेंज आएगा। ठीक है भाई। फिर इसके बाद देखो एटॉमिक नंबर कितना कितना चेंज हो रहा है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे अच्छा एक चीज और देख लो, तो जब 8 अल्फा निकालोगे तो मास नंबर तो चेंज होगा, इसकी वजह से एटॉमिक नंबर भी चेंज होगा। तो यहाँ पे समझो, देखो 8 अल्फा पार्टिकल ये तो आ गया, 8 अल्फा पार्टिकल इतना तो आ गया, अल्फा पार्टिकल्स निकाले जाएंगे तो यहाँ पे इन पार्टिकल्स की वजह से एटॉमिक नंबर भी तो चेंज होता है। वो कितना चेंज होगा वो देख लो। तो यहाँ पे 8 इंटू एक अल्फा पार्टिकल्स में 2 एटॉमिक नंबर कम करता है, तो 8 अल्फा पार्टिकल्स तुम्हारा 2 एटॉमिक नंबर कम करेंगे, तो यानी कि टोटल तुम्हारा एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा। यानी कि जो फाइनली अल्फा पार्टिकल के रिलीज के बाद बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। देख नया इक्वेशन में बनाता हूं, ये तुम्हारा हो गया U92 और ऊपर 238 ये है। अब यहाँ पे तुम्हारे 8 अल्फा पार्टिकल जब निकलेंगे तो यहाँ पे फाइनली क्या बनेगा, ये तुम्हारा जो भी बीच में बनेगा x मान लेते हैं। यहाँ पे तुम्हारा एटॉमिक नंबर कम हो गया कितना 206, यहाँ पे तुम्हारा मास नंबर कम होकर 206 बन जाएगा, एटॉमिक नंबर भी कम होगा। इसमें 16 माइनस कर दो 92 में, 92 माइनस 16 ये कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 6 + 6 और यहाँ पे बचा 8, 8 - 1 7, ये बचेगा तुम्हारे पास में 76। नाउ इतना तुम्हारे पास में बच रहा है। अब 76 जो ये मतलब बीच की चीज बची है तुम्हारे पास में, इसमें कुछ ऐड करोगे तभी तो 82 बनेगा। तो कितने बीटा पार्टिकल्स तुमको यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे कि ये जाके इंक्रीज होते होते 82 बन जाए। तो देख लो डिफरेंस है यहाँ पे, ये तुम्हारा आ जाएगा 4 इधर और 2 उधर, 4 2 6 यहाँ पे तुमको और बीटा पार्टिकल्स भी रिलीज करने पड़ेंगे, तभी तुम्हारा एटॉमिक नंबर एक एक बढ़ के इतना बन जाएगा। तो बस यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, क्या करोगे इसमें 6 बीटा पार्टिकल और रिलीज करा दो, जो कि ये बन जाएगा, ये तो सेम रहता है मास नंबर, नीचे तुम्हारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होके ये बन जाएगा, 6 ऐड कर दोगे ये बन जाएगा 82। यही तुमको बनाना था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 8 अल्फा पार्टिकल्स तुमने किए थे एंड उसके बाद में 6 बीटा पार्टिकल भी तुमको रिलीज करने पड़ेंगे, तब जाके तुम्हारा ये चेंज आएगा। तो इस तरह सेंस लगा के तुम्हें कैलकुलेशन करके इस तरह निकालना होगा। सो आई होप ये वाला सवाल भी समझ में आया होगा तुम लोग को। नहीं समझ में आया हो, कोई प्रॉब्लम हुई हो तो इसको थोड़ा सा पीछे एक बार देखो, समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के सवाल कैसे करने हैं। यहाँ पे तुमको डिफरेंस देखना पड़ेगा, मास नंबर में कितना बदलाव लाना है उसके हिसाब से अल्फा चूज करोगे, एटॉमिक नंबर में कितना चेंज लाना है वो देखोगे, पहले कितना चेंज हुआ है यहाँ पे एटॉमिक नंबर में, फिर बढ़ाना कितना है वो हम उससे बीटा पार्टिकल निकाल लेंगे। सो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। चलो भाई, अब इसके बाद बढ़ते हैं अपने चैप्टर के अगले टॉपिक की तरफ, विच इज यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के यूजेस क्या होते हैं। देखो पहला यूज तो मेडिकल यूज है। यहाँ पे जब किसी इंसान को कैंसर हो जाता है तब हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी करते हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं कैंसर सेल्स को मारने के लिए, कैंसर सेल्स को किल करने के लिए यहाँ पे हम रेडियो एक्टिविटी का यूज करते हैं, मतलब रेडियोथेरेपी का हम यूज करते हैं। फिर इसके बाद अब जैसे मान लो किसी का फ्रैक्चर हो जाता है तो वहां पे हम एक्सरे स्कैन करने के लिए भी रेडियो एक्टिविटी का यूज करते हैं, मतलब रेडिएशन का यूज करते हैं, वो इसी में आ जाता है। फिर इसके बाद एक और साइंटिफिक यूज होता है जो कि होता है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग का मतलब ये होता है जैसे मान लो कहीं आर्कियोलॉजी में कोई बहुत पुरानी चीज पाई गई तो उसकी कार्बन डेटिंग मेथड से हम एज पता लगा सकते हैं कि वो कितनी पुरानी है। ये एक मेथड होता है, यहाँ भी रेडिएशन का हम यूज करते हैं। फिर इसके बाद इट इज ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट।
तो यहाँ पे इतने यूजेस काफी हैं, इतने यूजेस में से कोई से भी 2 तुम याद कर लेना, तुमसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। फिर इसके बाद बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी वैसे तो काफी यूजफुल है, लेकिन इसके कई हार्मफुल इफेक्ट भी हैं। जैसे कि पहला हार्मफुल इफेक्ट तो यही है, इट कैन कॉज कैंसर। लॉन्ग एक्सपोजर इसके सामने रखा जाए, मतलब कोई बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक इससे एक्सपोज्ड है, तो इवन उसकी डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे तुम ये फोटो देख सकते हो, ये मैडम क्यूरी हैं, इन्होंने रेडिएशंस के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च की थी, कहीं ना कहीं इन्होंने ही रेडिएशंस की डिस्कवरी की थी एंड इन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने पूरी लाइफ अपनी रेडिएशंस के साथ में बिताई, तब उस समय इतना नहीं पता था हम लोग को कि रेडिएशंस कितना हार्मफुल होती हैं एंड एट लास्ट इसी वजह से इनकी डेथ भी हो गई थी। सो ये चीज है, तो रेडिएशंस काफी ज्यादा हार्मफुल है, लेकिन अगर हम उन्हीं रेडिएशंस का संभाल के अच्छे से यूज करें तो उनका हम काफी यूजफुल जगहों पे इस्तेमाल भी कर सकते हैं पावर बनाने के लिए, जैसे सबमरीन्स के अंदर, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर, वहां पे हम रेडियो एक्टिविटी का यूज करके पावर भी प्रोड्यूस करते हैं। नाउ सेफ्टी मेजर्स। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को हैंडल करने के लिए कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे मान लो जो रेडियो एक्टिव वेस्ट तुम्हारा प्रोड्यूस होता है, उसको हम ओपन गार्बेज में ऐसे नहीं फेंक सकते, उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करना पड़ता है, उसको प्रॉपर्ली डंप करना पड़ता है गहरी जमीन के अंदर। तो यहाँ पे सेकेंड चीज, रेडियो एक्टिव मटेरियल शुड बी हैंडल्ड विद लॉन्ग टोंग्स। तो यहाँ पे बहुत लंबे मतलब टोंग्स का यूज करके हम रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को ट्रीट करें। दूसरी चीज, एंड द पर्सन शुड वियर लेड लाइंड एप्रन्स एंड लेड ग्लव्स। लेड क्या करता है, रेडिएशन को रोक देता है या ब्लॉक कर देता है कहीं ना कहीं, ठीक है, गामा को भी ब्लॉक कर देता है लेड, तो इसलिए ऐसे हमें एप्रन्स एंड ग्लव्स का यूज करना चाहिए ताकि रेडिएशन से हम बच सकें। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मस्ट बी केप्ट इन लेड बॉक्स। जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं अगर इधर से उधर लेके जा रहे हैं तो उनको लेड बॉक्स में हमें रखना चाहिए ताकि उनकी रेडिएशन बाहर ना निकल सके और हमें नुकसान ना कर सके। अगला, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स आफ्टर यूज इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स मस्ट बी बरीड इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड डीप अंडरग्राउंड स्टोर्स। तो जब न्यूक्लियर पावर प्लांट से तुम्हारा रेडियो एक्टिव वेस्ट बाहर आता है तब उसको हम डीप ग्राउंड में बरी कर देते हैं इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड डीप अंडरग्राउंड स्टोर्स। उसको हम ऐसे खुले में नहीं फेंक सकते नॉर्मल कूड़े की तरह, उसको हैंडल करने का तरीका अलग होता है, उसको हम अलग से कहीं पे स्टोर करके रखते हैं। चलो नेक्स्ट, इसके बाद अगला देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बैकग्राउंड रेडिएशंस। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, नेम एनी 2 सोर्सेज ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशंस। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप के देखो बैकग्राउंड रेडिएशंस होते हैं। एक होता है इंटरनल, मतलब कि जो हमारी बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट है, और एक होता है एक्सटर्नल जो हमारी बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट है। तो इंटरनल की बात करें, अभी हमने देखा था सोडियम का एक आइसोटोप रेडियो एक्टिव था, तो वैसे हमारी बॉडी में भी होता है, कुछ आइसोटोप्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है सब्सटेंसेस के जो रेडियो एक्टिव होते हैं। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस सच एज पोटेशियम का K40 और कार्बन का C14, ये आइसोटोप, एंड रेडियम, ये भी थोड़ा बहुत हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है बाय वेरियस सोर्सेज, कहीं ना कहीं से आ जाता है। सो दीज आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी। ये कुछ सोर्सेज हैं इंटरनल बैकग्राउंड रेडिएशंस के, मतलब कि हमारी बॉडी में नेचुरली कुछ रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है लेकिन वो इतनी कम है कि हमें नुकसान नहीं करती है। फिर इसके बाद एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करें तो सबसे बड़ा सोर्स है कॉस्मिक रेज। ब्रह्मांड से या आसमान से कॉस्मिक रेडिएशंस कंटिन्यूअसली अर्थ की तरफ आ रही हैं, वो हम नहीं रोक सकते। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स सच एज रेडॉन 222 एंड सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशंस आ रही हैं, वो भी तुम्हारी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हैं, तो ये भी हमारे अर्थ में आ रही हैं कंटिन्यूअसली, इनका भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रेडिएशन से हम हर समय एक्सपोज्ड हैं, बट वही चीज है, एक लेवल से ज्यादा रेडिएशन जब होंगी तो हमारे लिए वो नुकसानदेह होंगी। थोड़ी बहुत रेडिएशन तो हम हर जगह से फेस कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट अगला देखते हैं। सो नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं क्या होता है। सो इन 2 मेथड्स की मदद से हम यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक होता है न्यूक्लियर फिजन, एक होता है फ्यूजन। तो यहाँ पे फिजन का मतलब देखो क्या होता है, फिजन का मतलब होता है ब्रेक करना, सीधे सीधे ऐसे मतलब समझो। फिजन का मतलब होता है ब्रेक करना और फ्यूज का मतलब होता है टू ऐड, 2 चीजों को जोड़ना, ठीक। तो यहाँ पे फिजन की अगर हम बात करें, इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। A nuclear reaction in which a heavy atomic nucleus splits into smaller nuclei with the simultaneous release of energy। मतलब क्या होगा, एक बड़ा न्यूक्लियस होगा, वो ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा 2 छोटे छोटे या ज्यादा, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा छोटे छोटे एटम्स के अंदर। एंड यहाँ पे जब एटम ब्रेक करेगा तो वो काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज करेगा। जैसे इसका एग्जांपल ये यहाँ पे देख सकते हो, ये तुम्हारा यूरेनियम एटम है, देखो ये बड़ा एटम है, ये ब्रेक कर रहा है 2 अलग अलग एटम्स में, एक बेरियम में और एक क्रिप्टन में। और जब ये ऐसा करेगा तो देखो, ऐसा करने के लिए इसमें हमें एक न्यूट्रॉन मारना पड़ता है, ठीक है, एक न्यूट्रॉन यहाँ पे हमें हिट करना पड़ता है। अब इस न्यूट्रॉन को हिट करने के लिए एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म होता है। ये न्यूट्रॉन जब इस एटम पे हिट करेगा
तब क्या होगा, तब ये एटम स्प्लिट कर जाएगा और ये ब्रेक कर जाएगा, एक तुम्हारा बेरियम में, एक तुम्हारा क्रिप्टन में, और यहाँ पे 3 नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। सोच के देखो, यहाँ पे बेरियम में टूटा, क्रिप्टन में टूटा, और यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन भी निकले, 3 न्यूट्रॉन। अब ये न्यूट्रॉन क्या करेंगे, जाके किसी दूसरे एटम से टकराएंगे और इस एटम को जाके ब्रेक कर देंगे, फिर ये एटम ब्रेक करेगा, ठीक है, और फिर इसमें से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, वो जाके 3 अलग एटम्स को ब्रेक करेंगे। तो कोई भी जब फिजन रिएक्शन होता है तो एक न्यूट्रॉन से हम एक एटम तोड़ते हैं जिससे 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं, वो 3 न्यूट्रॉन 3 अलग अलग एटम्स को तोड़ेंगे, उनसे 3 फिर वहां पे न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, और इस तरह ये तुम्हारा चेन रिएक्शन चलता जाता है। तो इसीलिए फिजन रिएक्शन इज अ चेन रिएक्शन, ये चेन फॉर्म में चलता जाएगा, और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो फिर वही है जो हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे आई होप फिजन रिएक्शन तुम लोग को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे फिजन का मतलब है टूटना। तो सिंपल अगर इसको हम समझे, इसका एग्जाम्पल, तो क्या हो गया, यूरेनियम तुम्हारा ब्रेक कर गया बेरियम और क्रिप्टन में, और यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, प्लस यहाँ पे हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। सो ये तुम्हारा मोटा मोटा एक रिएक्शन हो जाएगा, एग्जाम्पल ऑफ फिजन रिएक्शन। यहाँ बस नंबर्स तुमको लिखने होंगे अगर एग्जाम में आएगा तो। फिर इसके बाद फ्यूजन रिएक्शन की बात करें, सो न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच 2 लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल हेवियर वन। मतलब यहाँ पे 2 एटम्स, जैसे मान लो ये एक एटम, ये जुड़ जाते हैं एंड दे फॉर्म अ बिगर एटम। ये एक बिगर एटम फॉर्म कर लेंगे और इस फॉर्मेशन में यहाँ पे ये रिलीज करते हैं एनर्जी। दिस इज अ फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ये तुम्हारा सन में होता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं, हीलियम न्यूक्लियस, एंड ऐसा होने में एनर्जी रिलीज होती है, एंड इसी रिएक्शन से तुम्हारा कहीं ना कहीं सन काम कर रहा है। सन का वर्किंग तुम्हारा इसी वजह से हो रहा है। 2 हाइड्रोजन एटम्स, मतलब 2 नहीं, वहां पे कई सारे हैं, तो एक रिएक्शन में 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होके हीलियम एटम बना लेते हैं और लार्ज अमाउंट में एनर्जी वहां पे रिलीज करते हैं। सो ये हो गया तुम्हारा फिजन एंड फ्यूजन। यहाँ पे फिजन रिएक्शन का हम यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, और इसका यूज करके हम एनर्जी बना सकते हैं। बट फ्यूजन तुम्हारा काफी ज्यादा टफ होता है, ये हम अर्थ पे अभी तक नहीं कर पाए प्रॉपर्ली। ये तुम्हारा सन में होता है। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सन के अंदर कौन सा वाला होता है, तो ये तुम्हारा सन के अंदर फ्यूजन रिएक्शन होता है, तो ये चीज याद रखना। और फिजन हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करते हैं। ये तुम्हारा न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है टू क्रिएट एनर्जी, राइट। आई होप ये भी समझ में आया होगा। अब इसी के साथ हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। सो फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। आई होप जितनी बातें मैंने इस लेसन में तुम्हें समझाई हैं वो सारी की सारी तुम्हें अच्छे समझ में आई होंगी। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बिकॉज मैं आगे भी ऐसे और वीडियोस लाता रहूंगा। सो इसी के साथ अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।